घर में शिल्पी के शादी की बात चल रही थी। शिल्पी का जन्म ऐसे घर में हुआ था जहां बेटियों को बोझ समझा जाता था। बस जल्द से जल्द उनकी शादी करके निपटारा करो। और ऐसा भी नहीं कि बेटियों की शादी बहुत सोच समझकर उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए की जाती थी। बस एक काम चलाऊ लड़का मिल जाए और शादी करके बेटी को हटाओ और सारा कुछ बेटों के लिए रहेगा, क्योंकि बेटे ही तो हमारे कुल के वारिस हैं। ऐसी सोच थी शिल्पी के माता पिता की। शिल्पी कुल 3 भाई बहन थे। शिल्पी, उसकी बहन अवंतिका और उसका भाई प्रकाश। शिल्पी सबसे बड़ी थी, उसके बाद उसका भाई प्रकाश था और सबसे छोटी थी उसकी बहन अवंतिका। घर में सिर्फ प्रकाश की ही पूछ होती थी, क्योंकि वह कुल का वारिस जो था। शिल्पी और अवंतिका अपने माँ बाप के लिए बोझ थे, जिन्हें शादी से पहले उन्होंने अच्छे से घर के कामों के लिए इस्तेमाल किया, और बस अब शादी करके उन्हें उनके घर भेज देना है, बिना कुछ सोचे समझे। शिल्पी और अवंतिका को पढ़ाया भी इसीलिए जा रहा था ताकि उनकी शादी में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आजकल हर कोई पढ़ी लिखी लड़की को ही अपने घर की बहू बनाना चाहता है। और शिल्पी ने बस अभी बीए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया ही था और उसकी शादी करने के लिए माता पिता व्याकुल हो गए, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक लड़के से शिल्पी का रिश्ता पक्का भी कर दिया। लड़का पढ़ा लिखा तो था, लेकिन अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं था। लेकिन शिल्पी के घर वालों को इतना सोचना ही कहाँ था। उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी अपनी दोनों बेटियों की शादी करके अपना बोझ कम करना था, वह भी बिना सोचे समझे किसी भी घर में, क्योंकि अच्छे घर में शादी करने के लिए तो पैसे खर्च होते, और अपने सारे पैसे तो उन्हें अपने इकलौते बेटे और कुल के वारिस के लिए बचाने थे, जो कि किसी भी लायक नहीं था, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उसे इतना बिगाड़ा था कि वह बस अपने माँ बाप के पैसे उड़ाना जानता था। काबिलियत तो उसमें कुछ भी नहीं थी। शिल्पी की शादी विवेक से फाइनल हुई थी। विवेक ने ग्रेजुएशन किया था और अभी नौकरी की तैयारी कर रहा था। वह भी अपने घर का इकलौता बेटा था और उसके पापा की कपड़ों की दुकान थी, जिसमें वह अपने पापा का सहयोग करता था। लेकिन अभी वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं था। शिल्पी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन था। शिल्पी ने अपनी बहन अवंतिका को अपने दिल की बात बताई और अवंतिका ने बोला, क्या कर सकते हैं दीदी, हम लड़की होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। शिल्पी की उसके घर में कुछ भी नहीं सुनी गई और शिल्पी को विवेक के साथ विदा कर दिया गया और शिल्पी अपने ससुराल आ गई। उसके कुछ दिनों बाद शिल्पी के माँ बाप ने अवंतिका की शादी भी तय कर दी। अवंतिका की किस्मत शिल्पी की अपेक्षा थोड़ी तेज़ निकली और अवंतिका की शादी एक बैंक क्लर्क से फाइनल हो गई। शिल्पी ने अवंतिका से बोला, चल तेरा तो अच्छा है, तेरा पति नौकरी करता है। अवंतिका ने बोला, हाँ दीदी, इस बात की थोड़ी संतुष्टि तो है, लेकिन आपका भी कुछ बुरा नहीं। आखिर जीजा जी अकेले ही तो है अपने माता पिता के, दुकान तो है ना। शिल्पी ने बोला, हाँ बहन, दुकान तो है, लेकिन जानती ही हो वह मम्मी पापा की है और हमें उनके हिसाब से ही रहना पड़ता है, क्योंकि विवेक की अभी कोई नौकरी तो लगी नहीं है, पर वह कोशिश कर रहे हैं। और हमारे मम्मी पापा ने कभी अपनी बेटियों के बारे में सोचा? उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश को देखना है। वह तो तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरा पति नौकरी करता है, तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। अवंतिका ने बोला, फिक्र मत करो दीदी, जीजा जी की भी जल्दी अच्छी नौकरी लग जाएगी। शिल्पी ने बोला, काश ऐसा ही हो। विवेक बहुत मेहनती भी था और नौकरी की तैयारी बिल्कुल दिल से कर रहा था। अवंतिका भी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। उसके कुछ दिनों बाद उनके भाई प्रकाश की भी शादी पड़ी और शादी में दोनों बहनें अपने मायके आई हुई थीं। वैसे तो बेटियों की कोई खास पूछ नहीं थी उनके घर में, फिर भी अवंतिका का पति क्योंकि सरकारी सेवा में था तो उसकी थोड़ी बहुत पूछ मायके वाले कर भी रहे थे, पर शिल्पी और उसके पति को बिल्कुल इग्नोर कर रखा था, जिसे देखकर शिल्पी और उसके पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी नज़र में विवेक की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि वह कोई नौकरी नहीं करता था। शिल्पी को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने सोच लिया अब वह कभी भी अपने मायके नहीं आएगी। और प्रकाश तो अपने अलग ही गुमान में था। उसके हिसाब से वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और इतनी बड़ी संपत्ति का अकेला वारिस था, और उसकी बीवी भी इसी गुमान में थी। और बात बात पर शिल्पी और उसके पति को इग्नोर किया जा रहा था। चिढ़कर विवेक ने बोल ही दिया, किस बात का घमंड है आप लोगों को कि आपके छोटे दामाद सरकारी नौकरी करते हैं? मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग बहुत ही नीच कोटि के हैं और आपके बेटे को किस बात का गुमान है?
क्या है वह, आपके पैसों पर ऐश करने वाला एक बिगड़ैल औलाद? तो क्या मेरे पिताजी के पास पैसों की कमी है? और मैं भी उनका इकलौता बेटा ही हूँ, यह मत भूलिए। विवेक को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा था शिल्पी के माँ बाप और भाई पर, और गुस्सा आने वाली बात भी थी। शिल्पी ने भी चिढ़कर बोल दिया, मम्मी पापा, आप लोगों ने बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा। शादी के वक्त भी एक बार भी नहीं सोचा कि हम अपनी बेटियों की शादी किस घर में कर रहे हैं। क्या मैंने अपनी शादी खुद तय की थी, जो आज मेरे पति की बेइज्जती मेरे मायके में ही की जा रही है? क्यों की जा रही है? सिर्फ इसलिए कि वह नौकरी नहीं करते? तो आपका बेटा नौकरी करता है क्या? वह भी तो अपने बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं अपने बेटे के लिए? और क्या मेरे ससुर जी के पास पैसे नहीं हैं अपने बेटे के लिए? शिल्पी ने बोला, मुझे अवंतिका और उसके पति से कोई दिक्कत नहीं, वह दोनों बहुत अच्छे हैं। यह आप लोगों की गलती है कि आप एक दामाद को बिल्कुल नहीं पूछ रहे क्योंकि वह नौकरी नहीं करते, और एक दामाद को पूछ रहे हैं, जबकि आपके दिल में दोनों दामादों के लिए बराबर जगह होनी चाहिए। लेकिन इसमें आप लोगों का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि आप लोगों की सोच ही घटिया है, जो कि हमने बचपन से ही देखी है। लेकिन आप अपनी बेटियों के नसीब को नहीं छीन सकते। देखिएगा, एक दिन आपकी दोनों बेटियां आपके बेटे से बहुत आगे निकल जाएंगी, क्योंकि मेरे घर में भी विवेक इकलौते बेटे हैं, लेकिन वह प्रकाश की तरह बिगड़ैल बिल्कुल नहीं है। उसके बाद शिल्पी और विवेक वहाँ से निकल आए और कभी वहाँ नहीं जाने का सोच लिया। अवंतिका और उसके पति भी चले गए, और शिल्पी को फ़ोन करके अवंतिका ने बोला कि मम्मी पापा ने अच्छा नहीं किया, और मेरे पति भी बहुत गुस्सा कर रहे थे इस बात के लिए। शिल्पी ने बोला, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं थी, हमारा रिश्ता तो जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, लेकिन अब मम्मी पापा से हमें कोई लेना देना नहीं। अवंतिका ने बोला, बिल्कुल, जहाँ पति का सम्मान नहीं वहाँ बेटी को भी नहीं जाना चाहिए। उधर प्रकाश और उसकी पत्नी और उसके माँ बाप अपने ही अलग ही घमंड में थे, उन्हें तो वैसे भी बेटियों से कोई मतलब ही नहीं था। विवेक ने घर आकर अपने मम्मी पापा से बोला कि अब मैं 1 साल तक दुकान पर बिल्कुल नहीं आने वाला, पापा को अकेले दुकान संभालनी पड़ेगी। मैं और मेरी पत्नी कोई विशेष ख्वाहिश भी नहीं रखेंगे जिसे कि आप लोगों को पूरी करनी पड़े, बस यहाँ पर रहना खाना करेंगे, लेकिन अब मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। विवेक के माता पिता ने बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और विवेक उसी वक्त से जी जान से पढ़ाई में जुट गया, यह सोचकर कि उसे अपने ससुराल वालों को जवाब देना है। शिल्पी ने भी उसका बखूबी साथ दिया, यह बोलकर कि वह अपने सारे शौक मार देगी, कभी 1 रुपया भी विवेक से नहीं मांगेगी, बस वह अपने सपने पूरे कर ले नौकरी पाने के। इधर विवेक अब यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी जी जान से कर रहा था, और अवंतिका का पति भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर क्लर्क से मैनेजर बनने की तैयारी कर रहा था। उधर प्रकाश को कुछ करना तो था नहीं, क्योंकि बचपन से ही उसने सुना था कि वह स्कूल का इकलौता वारिस है, और उसे बस अपने बाप के कमाए हुए पैसे उड़ाने थे, और कोई काबिलियत तो उसमें थी नहीं। और इसी सब में 1 साल बीत गया। अवंतिका का पति बैंक मैनेजर बन चुका था, और विवेक ने यूपीएससी क्लियर कर लिया, और अब वह एक आईएएस ऑफिसर बन गया। और प्रकाश ने 1 साल में कुछ कमाया नहीं, बल्कि रखे हुए पैसे गंवा दिए। आज अवंतिका और शिल्पी बहुत खुश थी। अवंतिका ने अपनी दीदी शिल्पी को फ़ोन किया और बोला, दीदी बधाई हो, जीजा जी आईएएस ऑफिसर बन गए, आज मैं बहुत खुश हूँ। शिल्पी ने बोला, हाँ अवंतिका, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। यह हमारे मायके वालों के मुंह पर करारा तमाचा है कि विवेक आईएएस ऑफिसर बन गए और तुम्हारे पति भी बैंक मैनेजर बन गए, और उनका लाडला बेटा, जो कि किसी लायक था नहीं, जिसे उन्होंने बचपन से ही बस सर पर बैठा कर रखा था हमारी ज़रूरतों को काट कर, वह आज भी किसी लायक नहीं है। कभी हमारे बारे में नहीं सोचा, अब तो मैं भी उनके बारे में नहीं सोचती, मेरे लिए वह लोग कोई मायने नहीं रखते। हाँ दीदी, मायने तो वह लोग मेरे लिए भी नहीं रखते, क्योंकि मेरे बारे में भी उन्होंने कब सोचा तुम तो जानती ही हो। बस फ़र्क इतना हुआ कि नसीब से मेरी शादी एक नौकरी वाले लड़के से हो गई थी, जिसकी वजह से प्रकाश की शादी में मेरे पति की उन लोगों ने थोड़ी बहुत इज्जत की थी। लेकिन जीजा जी के साथ जो कुछ भी किया था वह देखने के बाद मैं और मेरे पति भी आज तक उस घर में दोबारा नहीं गए, क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि हमारे मायके में बेटियों की कितनी इज्जत है। शिल्पी ने बोला, बिल्कुल, और अब हमें वहाँ कभी जाना भी नहीं। मैं तो भूल भी चुकी हूँ कि मेरे कोई माँ बाप भाई भाभी हैं। शिल्पी ने अवंतिका से बोला, अवंतिका, तेरे जीजाजी के आईएएस बनने की खुशी में
मैं जल्दी एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाली हूँ, तैयारी कर ले जीजा जी की पार्टी में आने के लिए। अवंतिका ने बोला, बिल्कुल दीदी, हम ज़रूर आएंगे। कुछ दिनों के बाद शिल्पी ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी जिसमें उसने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन अपने मायके से किसी को भी नहीं बुलाया। वहाँ पर कुछ लोगों ने बातें भी बनाई कि तुम्हारे मम्मी पापा भाई भाभी नहीं आए। तो शिल्पी ने बोला, कौन? मैं नहीं जानती, मेरे कोई मम्मी पापा भाई भाभी नहीं है। और सब चुप हो गए। शिल्पी के मायके वाले भी इस बात की खबर थी कि शिल्पी ने पार्टी दी है और उन्हें नहीं बुलाया। और शिल्पी के मायके में यह बात भी पता थी कि विवेक, उनका बड़ा दामाद, अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है। और एक आईएएस ऑफिसर क्या होता है, यह बात तो सब अच्छे से जानते हैं। और साथ ही साथ उनका छोटा दामाद भी एक बैंक मैनेजर बन चुका है। और शिल्पी के माँ बाप को यह बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि अब शिल्पी और अवंतिका उनके प्यारे बेटे प्रकाश और उसकी पत्नी से बहुत ऊपर जा चुके हैं। जिन बेटियों को उन्होंने कभी कुछ नहीं समझा, वह बेटी आज उनके बेटे से बहुत आगे हैं। स्वार्थी तो शिल्पी के माता पिता भाई भाभी थे ही, और अब वह वापस शिल्पी और अवंतिका से संबंध अच्छे करना चाहते थे। उन लोगों ने एक दो बार कोशिश भी की शिल्पी और अवंतिका को फ़ोन करने की, लेकिन शिल्पी और अवंतिका ने उन लोगों को कोई घास नहीं डाली। और वह बहुत अच्छे से समझ रही थी कि जिन माँ बाप ने आज तक उन्हें नहीं पूछा, वह आज उनसे क्यों संबंध अच्छा करना चाहते हैं। वह उनकी पूछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह उनके पतियों के रुतबे की पूछ कर रहे हैं। अब शिल्पी और अवंतिका को अपने माँ बाप भाई भाभी से कुछ भी लेना देना नहीं था, इसलिए उन लोगों की सारी कोशिशें बेकार गईं। इधर प्रकाश कुछ करता धरता तो था नहीं। उसने काफ़ी कुछ संपत्ति बर्बाद कर दी और बेच दी, और अब घर में परेशानियां आनी शुरू हो चुकी थीं। अब प्रकाश के माँ बाप को लगा कि अगर प्रकाश ने रखा हुआ पैसा उड़ाया तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। और उन्होंने प्रकाश को समझाया, देख बेटा, अब तुझे कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, रखा हुआ धन कितने दिनों खाएगा। प्रकाश ने बोला, लेकिन क्या काम करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, और इन सब के जिम्मेदार आप लोग हो। आप लोगों ने हमेशा मुझे यही बोला कि मैं स्कूल का इकलौता वारिस हूँ और मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है। और मैं वैसा ही बनता गया। अगर आप लोगों ने मुझसे बोला होता कि तुझे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, तो मेरी सोच भी वैसी ही होती ना। आखिर विवेक जीजाजी भी तो अपने कुल के इकलौते वारिस हैं। उनके पापा की भी तो अच्छी खासी कपड़ों की दुकान है, फिर भी आज वह एक आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, क्योंकि उनके पापा मम्मी ने उन्हें उसी तरह पाला। आपकी तरह यह नहीं बोला कि तुझे काम करने की क्या ज़रूरत। प्रकाश के माता पिता ने बोला, बात तो तू ठीक कह रहा है बेटा, गलती तो हमारी है, और साथ ही साथ हमारा एक गुनाह भी है कि हमने अपनी बेटियों को कभी उनका हक नहीं दिया, बस एक बोझ समझा, और बोझ समझकर पाला और बोझ समझकर विदा कर दिया। उस पाप का हर जाना तो हमें भोगना ही पड़ेगा, ऊपर से शादी के बाद भी दामाद की बेइज्जती की। प्रकाश ने बोला, हाँ मम्मी पापा, और आप लोगों ने शुरू से ही शिल्पी दीदी और अवंतिका के साथ यह भेदभाव किया, तो मैं भी उनके साथ ऐसा ही करने लगा। और आज देखो, दोनों हमसे कितना आगे हैं, और अब हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। क्या रखेंगे वह रिश्ता, हमने कब उनकी मान इज्जत की है। प्रकाश के माँ बाप ने बोला, हाँ लेकिन अब तो उनकी ज़रूरत है हमें, तो उनकी मान मनवल तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तुझे कुछ काम धंधा तो करना ही पड़ेगा आगे की ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए। एक काम कर, तू अवंतिका के पति से बैंक में जाकर मिल और कुछ लोन के लिए बात कर, जिससे कुछ बिजनेस शुरू कर सके। प्रकाश ने बोला, ठीक है, मैं कल देखता हूँ। अगले दिन प्रकाश अवंतिका के पति से बैंक में जाकर मिला और लोन की बात की। अवंतिका के पति ने साफ मना कर दिया और बोला, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, यह एक सरकारी प्रक्रिया है और आपको उसी के अनुसार लोन मिलेगा। तो आप जाकर वहां पूछताछ काउंटर पर पता कर लीजिए और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके अपने लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। यदि उचित हुआ तो आपका लोन पास कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर एक कर्मचारी हूँ, ना कि आपका कोई रिश्तेदार। और प्रकाश ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया और चुपचाप घर आ गया। प्रकाश ने आज तक कोई काम धंधा तो किया नहीं था, ना ही उसके पास कोई डिग्री थी और ना ही कोई बाहरी आदमी उसकी गारंटी लेने को तैयार था। इसलिए प्रकाश का लोन अप्रूव नहीं हुआ, बल्कि रिजेक्ट कर दिया गया। प्रकाश ने एक बार फिर अवंतिका के पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और प्रकाश अपना समूह लेकर घर आ गया। अपने माँ बाप को सारी बात बताई। कोई भी बाहरी आदमी प्रकाश का गारंटर बनने को तैयार ही नहीं था, इसलिए लोन अप्रूव होना बहुत ही मुश्किल था। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, विवेक। प्रकाश उनसे मिलने की सोचने लगा। प्रकाश ने बहुत कोशिश की अपने विवेक जीजाजी से मिलने की, लेकिन विवेक अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुका था
और उससे मिलना इतना आसान नहीं था। हर बार प्रकाश को विवेक के ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया या बोला गया कि अपॉइंटमेंट लेकर आओ। प्रकाश ने अपॉइंटमेंट भी लिया, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद की फिक्स हुई। प्रकाश ने अपने माँ बाप को सारी बात बताई तो उसके माँ बाप ने बोला, अपने जीजा से मिलने के लिए कैसा अपॉइंटमेंट, उनके घर जाकर मिलेंगे, तू फिक्र क्यों करता है? कुछ भी हो, है तो तेरी दीदी ही ना, अपने छोटे भाई की मदद नहीं करेगी तो क्या करेगी? शाम को प्रकाश, उसकी पत्नी और उसके माता पिता शिल्पी के घर पहुंचे। शिल्पी एक बहुत बड़े सरकारी बंगले में रहती थी। गार्ड को उन्होंने बताया कि वह शिल्पी के माता पिता हैं और उससे मिलने आए हैं। गार्ड ने अंदर फ़ोन करके बोला, मैडम आपके मम्मी पापा आपसे मिलने आए हैं, क्या उन्हें अंदर भेज दूँ? शिल्पी ने बोला, नहीं मैं बाहर आती हूँ, रुको। और शिल्पी बाहर आई। शिल्पी को देखकर शिल्पी की माँ ने बोला, शिल्पी बेटा, अब तुझसे मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। शिल्पी ने गार्ड से बोला, यह कौन लोग हैं, मैं इन्हें नहीं पहचानती, बाहर निकालो इन्हें, और ऐसे किसी को भी अंदर मत आने दिया करो। कहकर शिल्पी अंदर चली गई, एक सुकून के साथ, क्योंकि आज उसने अपने पति की बेइज्जती का बदला ले लिया था।